कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जहां पर हमने परसों पिछला टॉपिक खत्म किया था कि आयनिक और सहसंयोजी बंध। तो वहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे कि आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल लिया था। अभी उसी को हम आगे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा था वहां पर कि कोई भी जो तत्व है वो अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहता है। जो उसका अष्टक है या तो अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, या जो डुप्लेट है, डुप्लेट यानी दो इलेक्ट्रॉनों का समूह। यदि किसी तत्व का जो पहला कोष है वो अंतिम कोष हो और उस अंतिम यानी जो पहले कोष में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्थायी है। यदि किसी के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी वो स्थायी है। और यदि पहला कोष अंतिम कोष हो और उस पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्थायी होगा। जैसे हम हीलियम का केस लेते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 आता है। हीलियम के पास केवल एक कोष है, कौन सा, के, यानी इसका जो के कोष है वही इसका क्या है, अंतिम कोष है। ये इसका अंतिम कोष है और पहला कोष अंतिम कोष है और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा है, हीलियम स्थायी है, इसीलिए हीलियम क्रिया नहीं करता है। ऐसे ही हम नियॉन की बात करते हैं। देखिए नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो 2 और 8, तो इसके अंतिम कोष में, इसका अंतिम कोष कौन सा है, के एल, एल इसका अंतिम कोष है और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नियॉन भी कैसा है आपका, स्थायी है। ये भी आपका क्या है, स्थायी है। तो यानी स्थायी तत्व कौन कौन से होते हैं, जिनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और जिनका पहला कोष अंतिम कोष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्थायी होते हैं। और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। ठीक है ना। अब ये जब आप सीनियर क्लासों में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो क्यों बहता है, वो भी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बहता है। तो स्टेबलाइज होने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, क्यों, ताकि हम स्थायी हो जाए, आप पढ़ के एक अच्छी जॉब प्राप्त करें और आप स्थायी हो जाए। तो वैसे ये जो तत्व होते हैं ये भी स्थायी होना चाहते हैं। और स्थायी होने के लिए हमने बात की थी कि ये क्या करते हैं, 3 कंडीशन, 1 2 3, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 3 कंडीशन होती है, परसों डिटेल में बताया था। तो जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण कर स्थायित्व को प्राप्त किया जाता है तो वहां जो बंध बनते हैं वो आयनिक बंध होते हैं। यानी आयनिक बंध ऐसे बंध हैं जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो वहां पर बंध बनेगा आयनिक। यानी एक दाता परमाणु है और एक ग्राही परमाणु है, तो वहां पर आयनिक बंध होता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहां पर बनता है सहसंयोजी बंध। यानी बंध आपके 2 प्रकार के हो गए, आयनिक बंध। अब आयनिक बंध होता क्या है, देखो हम आयनिक बंध के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं ऐसे बंध, हम जब आयनिक बंध की परिभाषा लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध क्या हुआ, सहसंयोजी बंध कहते हैं हम जो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा निर्मित होते हैं। परस्पर साझेदारी द्वारा शेयरिंग होती है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है वो बंध जो होते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजी बंध। यानी हमारा सीधे सीधे पॉइंट आया कि जो आयनिक बंध होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है। और जो आपके सहसंयोजी बंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। और कैसी साझेदारी, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, बराबर इलेक्ट्रॉनों की। ऐसा नहीं कि एक परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ग्रहण करने वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। अब हम आयनिक बंधों के कुछ उदाहरण लेते हैं।
आयनिक यौगिक या आयनिक बंध जहां बनते हैं। जैसे मैंने एक NaCl का उदाहरण आपको बताया था परसों। आज हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल ले लिया था, हम कैल्शियम ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं सपोज कीजिए। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना होगा। हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड में दो तत्व हैं, एक है कैल्शियम, एक है ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, तो इसका विन्यास करेंगे तो कितना होगा 2, 8 और 8 और 2, यानी इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो अगर हम इसका विन्यास करेंगे 2,6, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए अब कंडीशन भी बताई थी, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी पूरा कर सकता है। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो 6 और 2 8, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे वो किसने ग्रहण कर लिए, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए पीछे वाले कोष में, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जब हम दिखाते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, 2, 8, 8, 2, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर किसों पर परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन, और इसका विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8, 8, स्थायी हो गया ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए, ऑक्सीजन ने, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2 और 6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव आयन बनाएगा, इसका विन्यास हो जाएगा 2 और 8, ये भी स्थायी हो गया। तो इस प्रकार 2 टाइप के आयन बने हमारे, एक बना Ca2 पॉजिटिव आयन, एक बना O2 नेगेटिव आयन। बना ना, ये धनावेश या ऋणावेश विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जिस बल द्वारा आकर्षित करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। ये बंध क्या कहलाएगा, आयनिक बंध। अगर इसको हम बिंदु संरचना द्वारा दिखाते हैं तो कैल्शियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ये जब बिंदु संरचना बनाई जाती है, बिंदु संरचना में क्या करते हैं आप ध्यान देना, जब हम किसी तत्व की बिंदु संरचना बनाते हैं तो उसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को उसके ऊपर दिखाते हैं केवल। जैसे सोडियम का 11 है ना, तो 2, 8 और 1, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक ही दिखाएंगे। अगर आप एल्यूमिनियम का देखेंगे परमाणु क्रमांक 13, 2, 8 और 3, अंतिम कोष में कितने हैं 3, तो एल्यूमिनियम की जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 3। ऐसे ही कैल्शियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। देखिए कैसे भी दिखा सकते हैं, बिंदु से दिखाएं, क्रॉस से दिखाएं, आपकी मर्जी। तो कैल्शियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, देने के बाद कैल्शियम भी स्थायी हो जाता है, देखिए 2, 8, 8, और लेने के बाद ऑक्सीजन भी स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बंध। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दूसरा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2, 8, 2, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने के बाद क्या बना देगा Mg2 पॉजिटिव आयन, विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 8, स्थायी हो गया ना। ऐसे ही जो दूसरा क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2, 8, 7, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है Cl नेगेटिव, विन्यास क्या हो गया 2, 8, 8, ये भी स्थायी हो गया। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे 2, और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए हमें 2, इसलिए यहां 2 क्लोरीन जुड़ गए। अब होगा क्या, इसकी जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे हम तो क्या लेंगे हम, मैग्नीशियम, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। अब यहां हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, दूसरा क्लोरीन का परमाणु जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा, ले लिया ना। तो क्लोरीन का अष्टक भी पूरा हो गया 2, 8, 8, और मैग्नीशियम का अष्टक भी पूरा हो गया 2 और 8, पूरा हो गया ना। तो क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर 2 इकाई धनावेश, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 1 इकाई ऋणावेश, लेकिन कितने क्लोरीन है 2, तो 2 इकाई धनावेश 2 इकाई ऋणावेश, इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बंध।
सेम ऐसी एग्जांपल आप ले सकते हो CaCl2 का। CaCl2 का बिल्कुल सेम है, इसको आप खुद बनाना, इसको आपको खुद करना है, क्योंकि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बना था वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है ना। अब जैसे AlCl3 है, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी आप बना सकते हो, बिल्कुल ट्राई करना। ठीक, तो ये कहने का तात्पर्य ये होते हैं आपके कौन से बंध, आयनिक बंध। अब हम आते हैं सहसंयोजी बंध में। सहसंयोजी बंध हमेशा साझेदारी द्वारा बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं HCl का, ठीक है ना। और हमने शुरुआत में कहा था कि सहसंयोजी बंध किसके बीच में बनते हैं, अधातु और अधातु के बीच में। जब दो अधातुएं आपस में जुड़ती हैं तो वो किस बल द्वारा जुड़ती है, सहसंयोजी बंध। जैसे हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी क्या है, अधातु है। अब कैसे निर्माण हुआ होगा, देखो एक H है और एक क्या है, Cl है ना। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका विन्यास क्या हो गया 1, इसका विन्यास हो गया 2, 8 और 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसको 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 बनाने के लिए। अब देने वाला तो कोई है ही नहीं, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। यहां क्या था, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसको आवश्यकता नहीं थी, ये तो दे रहा था, जबकि क्लोरीन ले रहा था। तो एक दे रहा है एक ले रहा है, तो आयनिक बंध बन गया। जबकि यहां पर कंडीशन अलग है, यहां पर दोनों को ही ग्रहण करने हैं। तो दोनों ग्रहण कहां से करेंगे, जब देने वाला ही नहीं होगा, कोई देने वाला नहीं है ना। तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कहां से, लेकिन है ही नहीं। तो साझेदारी करते हैं, कैसे, देखिए ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, क्लोरीन के 8 हो गए। हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, यानी ये स्थायी हो गया, तो HCl। अब याद रखना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है दोनों की ओर से, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध। इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, अभी उदाहरण देता हूं, जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड। जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं त्रिआबंध। तो साझा 1-1 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 2-2 का भी हो सकता है, 3-3 का भी, लेकिन होगा बराबर इलेक्ट्रॉनों का। ठीक, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड जहां पर बन रहा था 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा। अब हम 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा बनाते हैं, O2 का उदाहरण लेके, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, देखो इसका परमाणु क्रमांक भी 8 होगा, इसका भी परमाणु क्रमांक 8 होगा ना। इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 6, इसका भी विन्यास करेंगे 2 और 6। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो होता क्या है, देखो अब ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये अलग अलग संरचना इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अंतर करने के लिए। ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी। अब इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इसके 8 हो गए, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, तो इसके भी 8 हो गए ना। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड नहीं। बल्कि जैसे यहां तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, 1 लाइन द्वारा दिखाया था, यहां हम कितनी लाइन द्वारा दिखा रहे हैं, 2 लाइन द्वारा, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी द्विआबंध बन रहा है। तो जब द्विआबंध बनेगा तो डबल बॉन्ड से। अब मैं बताता हूं आपको कि 3 आबंध कहां बनते हैं। देखिए जैसे नाइट्रोजन का उदाहरण लेते हैं, आप नाइट्रोजन का उदाहरण लीजिए। तो नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2। इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका भी परमाणु क्रमांक 7, दोनों सेम है। तो 2 और 5, 2 और 5, इसका भी 2 और 5। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। इसको भी कितने चाहिए, 3। तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, अब इस नाइट्रोजन के अंतिम को उसमें 5, इसके भी 5। तो 5 बनाता हूं, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना यहां तक। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। वो इससे साझा कर रहा है। इसको भी कितने चाहिए, 3। वो यहां से साझा कर रहा है।
कर रहा है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 3 इलेक्ट्रॉन। इसके भी 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान देना, जो बीच के इलेक्ट्रॉन है इनमें दोनों का हक होता है। तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 3 3 इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। ऐसे ही आप अन्य यौगिकों का उदाहरण ले सकते हैं। कल मैंने आपको मीथेन का उदाहरण दिया था ना। ऐसे ही कुछ अदर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। आप अपनी बुक्स में देखना, आपको बहुत सारे ऐसे यौगिक दिखेंगे। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।